गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों, हमारे देश में वैसे भी आप देख रहे हैं कि 2024 का लोकसभा का इलेक्शंस होने वाला है। तब से जिस प्रकार से सीएए को लेकर एक तरह से निगेटिव सिनेरियो बनाया जा रहा है, कुछ लोगों का ये कहना है कि सीएए के द्वारा किस प्रकार से लोगों की, स्पेशली खासकर जो मुसलमान तबके के लोग हैं, मुस्लिम समाज से लोग आते हैं, उनका जो है नागरिकता छीन ली जाएगी। तो सोचिए ये क्यों ऐसा किया जा रहा है। आज भी हमारे देश में कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ राजनीतिक संगठन, कुछ कह सकते हैं धार्मिक संगठन ऐसे हैं जो पूरी तरह से एक जाति विशेष का वोट पाने के लिए उनको बरगलाते रहते हैं। कभी किसी प्रकार के पद का प्रलोभन देकर, तो कभी इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना, मतलब अल्पसंख्यकों को किस प्रकार से बहुसंख्यकों से खतरा हो सकता है, ऐसे तमाम तरह की चीजें दिखाकर एक डराना। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि इस समय सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई के जो चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़ पूरी तरह से परेशान हो गए हैं। उनका कहना है कि इतनी ज़्यादा याचिकाएं आ गई हैं, और कुछ याचिकाएं जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, कुछ याचिकाएं ऐसी हैं कि मतलब उन पे हम सुनवाई क्या करें। एक तरह से ये देखा जा रहा है कि यदि मैं 500-600 याचिकाओं पे सुनवाई करूं तो एक लंबा समय निकल के चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पे मात्र लोग रोकने का इसको प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आपको याद होगा 2019 मतलब 11 दिसंबर 2019 को जब ये कैब हुआ करता था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, तो आपको याद होगा दिल्ली के अंदर किस प्रकार से एक तरह से धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया है। और कुछ जगहों पे स्पेशली आप देख सकते देखे होंगे, चाहे बंगाल रहा हो, चाहे आपका तमिलनाडु रहा हो, और मतलब जहाँ भी अल्पसंख्यक ज़्यादा संख्या में, दिल्ली की भी वही स्थिति थी, वहाँ पे किस प्रकार से प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। एक विशेष समुदाय को लेकर डराने का प्रयास किया जा रहा था कि भैया अब तो सीएए हो गया है, अब जब ये मतलब एक्ट हो जाएगा उसके बाद किस प्रकार से मुस्लिमों की नागरिकता छीनी जाएगी, उनको पाकिस्तान डिप्लॉय कर दिया जाएगा, तो अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा, बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। और उसी समय हमारे देश में रोहिंग्या जो मुसलमान हैं, उनका बहुत बड़ा इशू चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था। ऐसे में जो हमारे देश के मुसलमान हैं उनमें भी किस प्रकार से डर पैदा किया गया, पर ये वास्तविकता है। अब सोचिए 11 दिसंबर 2019 के दिन जब ये कैब था, उस समय ठीक उसके बाद जब ये बिल था, सदन, दोनों सदनों में जब ये पेश हो जाता तो वहाँ पे 125 इसके पक्ष में बहुमत मिले थे, ठीक है, और 105 इसके खिलाफ कि भैया इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है कि भारत में नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ राजनीतिक नेताओं, चिंतकों के द्वारा इस प्रकार का एक सिनेरियो बनाया गया, लोगों को डराया गया। ठीक है, पर दोस्तों 12 दिसंबर के ही दिन, 12 दिसंबर 2019 के ही दिन राष्ट्रपति महोदया जो है पूरा सिग्नेचर करके कहते हैं भैया अब ये सीएए हो गया, अब ये एक्ट हो गया, अब ये बिल नहीं रहा। पर उस समय इसका नोटिफिकेशन ना आकर, जैसा कि 2024 के लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो कुछ राजनीतिक पार्टियों का यह भी कहना है कि भैया एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी हैं और जो उनके मुख्य मुखिया हैं मोदी जी और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, एक तरह से एक विशेष जाति का वोट पाना चाहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं चुनाव में इसको भुनाने का काम करेंगे। ठीक, नहीं तो आपको याद होगा 2019 में शाहीन बाग को किस प्रकार से खाली कराया गया था, और जो उस समय का जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है दिल्ली के अंदर, मतलब इतनी तुच्छ राजनीति वहां से हो रही थी, और उनको पोषण का काम कौन कर रहा था, पोषण देने का यही कांग्रेस के लोग थे, कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां थीं, कुछ विशेष धर्मों से ताल्लुकात रखने वाले उनको पोषण दे रहे थे। ठीक है, और वो पूरी तरह से भारत जैसे देश को काटने का काम कर रहे थे। मतलब इस हद तक स्थिति
बेकाबू हो गई थी कि अन्य राज्यों से जो है पुलिसकर्मी को डिप्लॉय किया गया। उसके बाद कितनी चतुराई से वही आपका कोविड स्टार्ट होता है, कोविड का बहाना बना किया जैसे भी प्रोटोकॉल का हवाला देकर बहुत ही चतुराई से सीए को शाहीन बाग को खाली कराया जाता है। अब आपको बता दें सीएए से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा भारतीय मुसलमान है उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी तरह से कानून जो बना है ये कहता है कि भैया पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जिनका भी धार्मिक उत्पीड़न किया गया है इस इस्लामिक गणराज्य देश में, देखिए आप एक चीज जानते होंगे, पहली बात आपको लगता है कि इन तीनों देशों में मुसलमानों का धार्मिक उत्पीड़न हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ इस्लामिक कंट्री है, ये इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे मुसलमान ही सब कुछ है, मुसलमान बहुसंख्यक है। यदि वहाँ का अल्पसंख्यक जिसमें आपका हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है और पारसी है, ठीक, ये इन तीनों देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के रूप में आते हैं, ठीक। अब सोचिए यदि इनका धार्मिक उत्पीड़न नहीं होता, इनका जबरदस्ती जो है कन्वर्जन नहीं होता, तो जिस देश में जब भारत जैसे देश के एक भाग को काटकर एक नया राष्ट्र बनाया गया, स्पेशली पाकिस्तान, और पहले देखेंगे जब अखंड भारत की बात करते हैं तो जो आपका बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, ये भारतीय क्षेत्र ही हुआ करते थे, अखंड भारत के क्षेत्र हुआ करते थे। अब देखिए यहाँ पे जब स्टार्टिंग में पाकिस्तान में 24% हिंदू थे, आज महज 2% संख्या मात्र रह गए हैं। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, यदि इनका धार्मिक उत्पीड़न नहीं हुआ, जबरदस्ती कन्वर्जन नहीं हुआ, इनको मारा नहीं गया, इनकी बहू बेटियों के खुलेआम खरीद फरोख्त नहीं किया गया, इनको बेचा नहीं गया, तो फिर इनकी संख्या भी तो बढ़नी चाहिए थी मुसलमानों की तरह। पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या दिन दुगनी रात 10 गुनी बढ़ती चली गई, तो हिंदुओं की संख्या क्यों नहीं बढ़ी, सिख की संख्या क्यों नहीं बढ़ी, बौद्ध की संख्या क्यों नहीं बढ़ी, बताइए। और वहाँ का जो राजनीति है, वहाँ अलग से प्रिविलेज दिया गया कि भैया ये पद तुम नहीं पा सकते हो, तो ये पोस्ट नहीं पा सकते हो। तो यही चीजें हैं, इन्हीं को जो है भारत सरकार, जो लोग भी इसमें सीधे सीधे कहा गया है 31 दिसंबर 2014 के पहले जितने भी शरणार्थी लोग आए हैं उनको भारत सरकार नागरिकता मुहैया करेगी, ठीक है। तो इसमें कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे हमारे आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसके बाद तो हमारे देश में संसाधनों की कमी हो जाएगी, हम अपने ही देश के नागरिकों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी संख्या में आएंगे तो इनको हम रोजगार कहाँ से मुहैया कराएंगे। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी जो सांसद हैं उन्होंने कहा ये पूरी तरह से बेफजूल चीज़ें हैं, ये एक तरह से एक धर्म का दूसरे धर्म का बाद में उत्पीड़न ही होगा। एम.के. स्टालिन हो, आपने ये भी सुना होगा कि जो लियो मूवी के बहुत अच्छे, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं साउथ इंडस्ट्री के, फिल्म आई थी नहीं उनकी लियो करके, विजय थालापति, उन्होंने कहा कि यदि तमिलनाडु में इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो नहीं होना चाहिए, ऐसे कानून को मैं सिरे से नकारता हूं जो भेद पैदा करे धार्मिक आधार पर, और मैं ये जिम्मेदारी देता हूं एम.के. स्टालिन को कि इस कानून को न लागू करें। आपकी ममता बनर्जी उन्होंने भी कहा ना 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 ना, हम अपने यहाँ तो नहीं करेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन, इससे हमारे यहाँ धार्मिक उन्माद बढ़ सकती है, गृह युद्ध की स्थिति आ सकती है, हम ये काम नहीं करेंगे। पर ये जो पूरी तरह से विषय है ये केंद्र सरकार के अंतर्गत है, इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया है, ये चीज़ें पूरी ऑनलाइन कर दी हैं कि भैया ऐसा है कि ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिसको लेना है वो ले, किसी प्रकार का किसी भी राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा। क्योंकि देखिए जो शरणार्थी हैं और जो घुसपैठिया है बहुत अंतर है। एक शरणार्थी भी घुसपैठिया की श्रेणी में आ जाएगा
ठीक है, इलीगल इमिग्रेशन के रूप में आ जाएगा। यदि उसने शरणार्थी के रूप में उसका टाइमिंग इतना से इतना साल है, उसके बाद भी वो यहाँ पे रह रहा है, जब जांच प्रक्रिया होगी तो उसका भी इलीगल ही माना जाएगा। क्योंकि जब कोई शरणार्थी आएगा ना, तब बाकायदे उसके बाद इमिग्रेशन स्टाम्प होगा, वीज़ा होगा, पासपोर्ट होगा, और वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि हम आपके देश में क्यों शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, क्यों रिफ्यूजी बने हैं। या तो हमारे देश में कुछ लोगों के द्वारा मेरे जान का खतरा है, या फला हमारे देश में किसी दूसरे देश का जो है एक तरह से कह सकते हैं कब्जा है, कोई भी स्थिति आ सकती है। और घुसपैठिया जो है मित्रों, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, घुसपैठिया एक हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा भी हो सकता है। जैसे 2014 के बाद रोहिंग्या मुसलमानों का जिस प्रकार से भारत जैसे देश में आना हुआ, बांग्लादेश से जिस प्रकार से तेजी के साथ पलायन हुए मुसलमान, तो ये दिक्कत का विषय नहीं है। आपके पास वैलिड दस्तावेज नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने ही देश में आपका धार्मिक उत्पीड़न नहीं हो सकता। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया जब ये सब कर रहे हैं तो श्रीलंका में भी तो तमिल लोग हैं। वहाँ पे जब सिविल वार हुआ था तो भारी संख्या में जो है तमिलनाडु और भारत जैसे भारत जैसे देश के कई राज्यों में आए हैं, रह रहे हैं, श्रीलंकाई हैं, उनको दीजिए। तो इनको आप क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, ये सारी भी बातें कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि यदि कोई भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का कोई मुसलमान है, उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी, तो गलत है। जानते हैं ये जो नागरिकता है, पूरी तरह से समझिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सीधा सीधा, ठीक है, लिखा गया है, यदि भारत जैसे देश की आप नागरिकता लेना चाहते हैं, या तो आपका भारत जैसे देश में जन्म हुआ हो, या तो आपकी मम्मी या पापा उस समय इस देश के नागरिक हों, तो स्वतः आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वंश और परंपरा, जैसे हम लोग हैं, हमारा पूरा वंश इसी से चल रहा है। या तो देशीकरण। देशीकरण में क्या है, ये जो दोस्तों जन्म है ना, यदि विदेशी राजनयिकों के बच्चे होंगे या विदेशी जो घूमने आते हैं उनके बच्चे यदि यहाँ जन्म लेंगे, तो उनका यहाँ पे विवरण नहीं है। यदि उनको चाहिए तो उनके लिए पंजीकरण करना पड़ेगा। और देशीकरण के द्वारा यदि लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि मुसलमान नहीं ले सकता, मुसलमान भी ले सकता है। जिन लोगों को भय है, डर है ना, आप अपना जो है लीगल डॉक्यूमेंट आप सबमिट करिए सरकार को, और इसके माध्यम से आप भारत का नागरिक पा सकते हैं। 1986 में फिर एक संशोधन हुआ था, जिसमें इसके समय सीमा को बढ़ा दिया गया। पहले देशीकरण के द्वारा यदि आपको नागरिकता लेनी है तो 5 साल था, अब 10 साल कर दिया गया है। ठीक, और पंजीकरण के माध्यम से पहले 6 महीना था, अब 5 साल कर दिया गया। 5 साल पहले आप रहेंगे, उसके बाद जो है आप अप्लाई करेंगे। और भूमि विस्तार का मतलब समझते ही हैं। भूमि विस्तार जैसे आपका असम हुआ, मिजोरम हुआ, अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र हुआ, मतलब जिस दिन, ऐसा समझिए, जिस दिन हम, जो हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिस दिन हमारे भारत जैसे देश में मिला लिया जाएगा, उसके बाद जो बलूचिस्तान वगैरह है वो स्वतः ही हमारे हो जाएंगे। ठीक है, वो स्वतः हमारे भारत जैसे देश के नागरिक हो जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। हमारे देश में एक तरह से कह सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बरगलाने का काम कर रही हैं, मुसलमानों में भय पैदा कर रही हैं, केवल वोट बैंक के लिए। क्योंकि बार बार हमेशा यहाँ एक दोषारोपण लगता है कि जो मुसलमान हैं, जो अल्पसंख्यक है भारत जैसे देश में, वो एक विशेष राजनीतिक पार्टी की तरफ झुका हुआ है। और ऐसा हुआ भी है। कुछ ऐसे राज्य हैं जो यही कार्ड खेलकर अच्छा खासा लंबे समय से वो शासन में है। तो यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी प्रकार का विवाद करना चाहिए। और मैं फिर कहता हूँ, यदि किसी मुसलमान को यहाँ नागरिकता चाहिए तो वो इसके माध्यम से पा सकता है। और ये नागरिकता देने का कानून है, किसी के छीनने का नहीं। और मुझे लगता है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी ये चीज़ को समझना चाहिए, किसी के अंदर डर भय पैदा ना करें, बल्कि लोगों को प्रेरित करें
इस कानून के बारे में लोगों को बताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।